हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी छुपी हुई है, अगर आप देखें तो। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ पॉपी फ्लावर। इस फूल का नाम है पॉपी। पॉपी एक विंटर सीजन का फूल है जो सर्दी के दिनों में ग्रो किया जाता है। अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी सीडलिंग कर ली जाती है और जब तक सर्दी रहेगी इस पौधे की ग्रोथ होती रहेगी और फ्लावरिंग भी होती रहेगी। जैसे ही गर्मी के दिन लौट आएंगे, गर्म हवा दोबारा चलने लगेगी तो इसकी ग्रोथ रुकने लगेगी और बाद में ये मर जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है सीजनल प्लांट। 5 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम 7 महीने इसकी उम्र होती है। गर्मी के दिनों में ये सर्वाइव नहीं कर पाता, तो आज हम इसकी सीडलिंग करने वाले हैं। इसकी सीडलिंग के लिए जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें है 80% मिट्टी, 20% कोकोपीट और 10% गाय का गोबर या फिर डिकम्पोज की हुई पत्तों की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो। इन तीनों चीज़ों में से मिट्टी के अंदर मिक्सअप कर लीजिए और उसके बाद गमलों के अंदर भर लें। प्लास्टिक के गमलों के अंदर भर सकते हैं, मिट्टी के गमलों के अंदर भर सकते हैं, चाहे तो टोकरी के अंदर भी भर सकते हैं। जैसा आपको ईजी लगे वैसा कीजिए। मिट्टी भरने के बाद बहुत ज़्यादा आपने अपने थंब से, अपने हाथ से इसको दबाना नहीं है, नहीं तो मिट्टी बाउंड हो जाएगी। और जब सीड से जर्मिनेशन शुरू होती है, रूट्स निकलना शुरू होती हैं, तो उसको सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर छोटी छोटी सी रूट्स को इतनी ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और पौधा मर जाएगा। इसलिए मिट्टी का सॉफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। पॉपी के सीड बहुत ही बारीक होते हैं, इसलिए इनकी जर्मिनेशन भी थोड़ी सी लेट शुरू होती है। लेकिन आपने वेट करना है, 15 से 20 दिन वेट करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने में मिलेगा। अगर आप बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, हर 2 से 3 दिन के बाद इसको देखना शुरू कर देंगे तो आपका सब्र टूट जाएगा। इसलिए 15 से 20 दिन का वेट ज़रूरी होगा। ये हैं इसके सीड्स, देखिए कितने बारीक सीड हैं इसके। जितने ज़्यादा बारीक सीड होते हैं उनकी जर्मिनेशन भी उतनी ही लेट शुरू होती है। अब हम सीड को स्प्रिंकल करेंगे इस मिट्टी के ऊपर। इतने बारीक सीड है कि स्प्रिंकल करते वक्त नज़र भी नहीं आएंगे। सीड को एक ही जगह पर मत फेंकिए, फैला कर फेंकिए। लेकिन इतने बारीक सीड हैं कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि मिट्टी कौन सी है और बीज कौन से हैं। हम सारे सीड स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसको कवर करेंगे कोकोपीट से। कोकोपीट की हम हल्की सी लेयर कर देंगे, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं करनी, सिर्फ इतनी लेयर करनी है कि सीड हमें नज़र ना आए और वहाँ तक हवा और सूरज की रोशनी ना पहुँच पाए। अगर सूरज की रोशनी और हवा वहाँ तक पहुँचती रही तो सीड को फंगस लग जाएगा और वो गल जाएगा और उसकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ही हल्की सी लेयर करनी है। जितने ज़्यादा बारीक सीड होते हैं उनको पानी उतनी ही केयर से दिया जाता है। अगर हम ऊपर शावर की मदद से पानी देंगे तो मे भी सीड अपनी जगह से हट भी सकते हैं और मे भी मिट्टी के अंदर सुराख भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जर्मिनेशन रेट बहुत ही कम मिलता है। तो हम चाहते हैं हमें जर्मिनेशन रेट सही मिले, ज़्यादा सीड जर्मिनेट हो, तो उसके लिए हमें नीचे वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा पानी देने के लिए। किसी भी प्लेट के अंदर गमले को रख दीजिए और उस प्लेट के अंदर हम पानी भरेंगे। गमले के नीचे जो ड्रेनेज होल होता है वहीं से मिट्टी पानी लेती रहेगी और पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जाएगी। जब आपको फील हो कि ऊपर वाला सरफेस एरिया मॉइस्ट हो चुका है तो जो एक्स्ट्रा पानी ट्रे के अंदर बच जाए उसको ड्रेन कर दीजिए। और जब आपको दोबारा फील हो कि ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें ड्राई लग रहा है तो फिर दोबारा से ट्रे के अंदर पानी भर दीजिए। हर वक्त पानी नहीं भरना ट्रे के अंदर। हर वक्त मिट्टी वेट रहने की वजह से सीड गल जाते हैं। ना मिट्टी ज़्यादा ड्राई होने पाए और ना ज़्यादा गीला होने पाए। आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा जैसे जैसे आप ट्राई करते रहेंगे। पहले मैं भी फेल हो जाता था, मुझे भी पता नहीं चल पाता था कि कितना पानी देना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं फेल हुआ, नाकाम होने के बाद में ही कामयाब होता है इंसान। हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी छुपी हुई है, अगर आप देखें तो। अब हम इसको रखेंगे फुल धूप में, क्योंकि सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं। दिन के टाइम धूप में वो टेम्परेचर नहीं है और रात के टाइम काफ़ी ठंडक हो जाती है, इसलिए धूप की ज़रूरत है। जितनी इसको हीट मिलेगी उतनी जल्दी ही जर्मिनेशन शुरू होगी बीज की। अब हम देखेंगे कि कितने दिनों में इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है, तो आप मेरे साथ बने रहें। 5 दिन बाद पॉपी डबल की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। छोटे छोटे से कितने सारे ही पौधे जर्मिनेट हो रहे हैं। लेकिन इसको हमने ओवर वाटरिंग नहीं करनी और ना ही ऊपर से पानी देना है, मतलब शावर से भी इसको पानी नहीं देना। बहुत ही बारीक बारीक से और नाजुक से पौधे हैं। अगर हम पानी का थ्रो करेंगे तो ये एक साइड पर झुक कर मर जाएंगे। इसलिए जब भी आपको पानी देने की ज़रूरत हो तो ट्रे के अंदर पानी भरिए और उसके ऊपर गमले को रख दीजिए। लेकिन अब सर्दी के दिन आ रहे हैं,
इसलिए हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। 9 दिन बाद पॉपी की सीडलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू हो रही है। बहुत ही छोटे छोटे से बारीक बारीक से पौधे जो बहुत ही नाजुक हैं। मैंने पहली बार इनकी सीडलिंग की और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतने बारीक बारीक से पौधे हो सकते हैं जिनकी केयर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर हम इस स्टेज पर ऊपर से पानी देते हैं तो पौधे एक साइड पर झुक जाएंगे, मतलब पानी के कतरों का वेट ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। 12 दिन बाद, 19 दिन बाद, 33 दिन बाद पॉपी की सीडलिंग बहुत ही आराम से शुरू हो रही है और कुछ पौधे तो अब झुककर मरना शुरू भी हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ इनको ट्रांसप्लांट कर लूँ, क्योंकि अगर इसी तरह इंतज़ार करता रहा तो बहुत सारे पौधे झुककर मर जाएंगे। जिस तरह अभी ये दिख रहा है आपको, ये पौधा एक साइड पर झुक रहा है और बहुत सारे पौधे इसी तरह झुककर गिर गए और मुरझाना शुरू हो गए। इनमें से बहुत ही कम पौधे बड़े हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा को ट्रांसप्लांट कर लूँ। अभी ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल तो नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम इसको शिफ्ट कर दें। इनको निकालने का बहुत आसान तरीका, कोई फ्लैट टूल लीजिए और इनको इस तरह बाहर निकाल लें। इनकी रूटिंग आप देख सकते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। ये देखिए रूट इसकी। हम पौधों को इस लेवल तक मिट्टी के अंदर दबाएंगे, ओनली रूट एरिया नहीं दबाएंगे। अगर यहाँ तक हम नहीं दबाते तो ये वाला एरिया ज़्यादा लेंथी लंबा होने की वजह से पौधा एक साइड पर झुक जाएगा और मुरझा जाएगा। इसलिए हमें इस लेवल तक मिट्टी के अंदर दबाना होगा। मैंने ट्रे के अंदर पहले पानी भर दिया है और उसके ऊपर गमलों को भी रख दिया है, क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल ड्राई थी, इसलिए इनको नीचे से मॉइस्चर मिलता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर जो बारीक किया हुआ, डिकम्पोज किया हुआ, अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद गमलों के अंदर मिट्टी को भर लीजिए और मिट्टी को बहुत ज़्यादा आपने दबाना नहीं है। अब हम ये पौधा लेंगे और इस मिट्टी में छोटा सा होल करेंगे और इस होल में पौधे को लगा देंगे। थोड़ा सा दबा दीजिए। इसी तरह हम दूसरा पौधा लेंगे और थोड़ा सा होल करेंगे और उसके अंदर इसको लगा देंगे। इसी तरह मैं सारे लगा लेता हूँ, देन शेयर करता हूँ। मैंने हर गमले में 2-2 पौधे लगा दिए हैं। अभी ये बहुत ही छोटे हैं, ट्रांसप्लांटिंग के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे, लेकिन हम थोड़ी सी इनकी केयर कर पाए तो ये सरवाइव कर जाएंगे। और जो हमारे पास अभी बहुत सारे पौधे पड़े हुए हैं, इनको इसी तरह इसी गमले के अंदर लगा रहने देंगे, क्योंकि जो हमने ट्रांसप्लांट किए हैं अगर वो सरवाइव ना कर पाए तो हम यहाँ से फिर एक पौधा लेंगे और शिफ्ट कर देंगे उसकी जगह। तो इस तरह हमारे पास कोई ना कोई पौधा ज़िंदा तो ज़रूर रहेगा। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 56 दिन बाद पॉपी के पौधे हमने ट्रांसप्लांट किए थे। एक गमले के अंदर 2-2 पौधे लगाए थे। एक के अंदर तो एक सरवाइव नहीं कर पाया और मर गया, लेकिन बाकी सबकी ही ग्रोथ हो रही है। इस वाले की बहुत स्लो ग्रोथ है, लेकिन मैंने इसकी सीडलिंग करने के बाद ये एक्सपीरियंस हासिल किया कि ये बहुत ही केयर मांगते हैं। तो जो सीडलिंग वाला पॉट था जहाँ से हमने ट्रांसप्लांट किया था वो ये रहा। इसकी भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन कुछ पौधे अब पीले हो रहे हैं, पत्ते पीले होकर जड़ रहे हैं क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी भी काफ़ी छोटे छोटे से पौधे जर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब उनके बीज जर्मिनेट हो रहे हैं। इसको अभी हम इसी में लगा रहने देंगे। देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी उनमें शिफ्ट करने की तो हम यहाँ से उखाड़ कर शिफ्ट करेंगे, नहीं तो इनमें से भी 2-3 पौधे हमारे बन गए, बाकी मर भी गए, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास एक भी पौधा जिंदा रह पाता है तो हमें बहुत ही खुशी होगी। 83 दिन बाद पॉपी की ग्रोथ तो हो रही है। एक एक गमले के अंदर हमने 2-2 पौधे शिफ्ट किए थे और करीब करीब सभी की ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक के अंदर एक पौधा मर गया था, लेकिन दूसरे वाले की ग्रोथ अच्छी है। अभी इनको ज़रूरत है ज़्यादा स्पेस की, तो मैं सोच रहा हूँ इनको ज़्यादा लार्ज स्पेस में शिफ्ट कर लूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ बड़े साइज़ के पॉट। हम इसके अंदर एक ही पौधा लगाएंगे और एक ही पौधे को हम लेकर वीडियो में चलेंगे। इस गमले का साइज़ 5 इंच है, प्लास्टिक का पॉट। इसके अंदर एक पौधा आई थिंक अच्छे से ग्रोथ करेगा, तो इनमें से एक पौधा मैं लेता हूँ और उसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ और देखेंगे उसका क्या रिजल्ट मिलता है। अब मैंने इसको ऐसे जगह पर रख दिया जहाँ पर डायरेक्ट 5 से 6 घंटे या 7 घंटे के लिए सूरज की डायरेक्ट धूप आती है। और अब इसकी ग्रोथ कितनी जल्दी बढ़ती है और कब फ्लावरिंग पर आते हैं ये, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। पॉपी का ये सिंगल पौधा अब बड़ा होना शुरू हो गया है, आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन अभी एक भी इसको बड नहीं लगा। पता नहीं इसको कब बडिंग शुरू होगी। 122 दिन बाद पॉपी का पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है। जहां मैंने इसको रखा हुआ था वहां पर 6 से 7 घंटे डेली डायरेक्ट धूप आती थी, जिस वजह से इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो गए थे।
और 4-5 दिन पहले मैंने इसको उठाया और ऐसे एरिया में रख दिया जहाँ पर कुछ घंटों के लिए 2 से 3 घंटे के लिए धूप आती है और अब इसको बडिंग भी शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, एक बड लग चुका है और साथ में एक और भी खिल रहा है। बहुत जल्द ये फ्लावरिंग पर आने वाला है, मतलब इसका फूल खिल जाएगा। और एक बड ये भी है और एक कली ये भी आ रही है। बहुत सारे बर्ड्स इसको लग चुके हैं और बहुत जल्द फूल भी खिल जाएंगे। इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है आपने, ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई होने देना है और ना ही बहुत ज़्यादा वेट करना है। तो अब देखते हैं कब तक इसकी फ्लावरिंग ओपन होती है। 4 महीने 15 दिन बाद अब पॉपी का पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया है और इसको फूल भी खिल चुका है। ज़रा इसका बड तो देखिए किस अंदाज में खिल रहा है। इसकी कली देखिए कितनी लंबी ब्रांच बन गई और उसके ऊपर एक कली लगी और वो फूल खिल गया। अभी दूसरी कली खिलने वाली है, लेकिन इसकी स्टिक काफ़ी लंबी हो गई है। इसकी कली देखिए कितनी देखने पर खूबसूरत लगती है। इसके ऊपर छोटे छोटे से बाल भी होते हैं और जो फूल खिल गया है वो देखने पर कितना खूबसूरत लगता है। इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती, लेकिन इसको देखने पर काफ़ी अच्छा फील होता है। अभी काफ़ी सारे बर्ड लगे हुए हैं, छोटी छोटी सी कलियां लगी हुई हैं जो कि फ्यूचर में खिलने वाली हैं। ये तो था सीडलिंग से लेके अब तक का रिज़ल्ट। 4 महीने और 15 दिन के अंदर ये फ्लावरिंग पर आया। अब मैं ये नहीं जानता कि ये गर्मी के दिनों में सर्वाइव कर पाएगा या फिर मर जाएगा, लेकिन इसको मैं अब शेडी एरिया में रख दूंगा जैसा कि अभी ये बड़ा हुआ है। अप्रैल के महीने में काफ़ी गर्मी बढ़ जाएगी तो इसको मैं शेडी एरिया में ऐसी जगह पर रखूंगा जहाँ पर मेरा ग्रीन नेट लगा हुआ है, मतलब दूसरे टेरेस पर। वहाँ पर डायरेक्ट धूप 1 घंटा भी इनके ऊपर नहीं पड़ेगी और देखेंगे गर्मी के दिनों में ये सर्वाइव करेंगे या फिर नहीं। अभी बहुत सारे पौधे जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे वो मेरे दूसरे टेरेस पर पड़े हुए हैं, चलिए वो भी दिखाता हूँ। इसको फ्लावरिंग जल्दी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि ये धूप में पड़ा हुआ है और फूलों वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको सनलाइट अच्छी लगती है, तभी उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, लंबे चौड़े भी होते हैं और जल्दी ही फ्लावरिंग पर आ जाते हैं। ये है मेरे दूसरे पौधे, इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, लेकिन अभी इनका बर्ड जो लंबा नहीं हो सका। किसी का भी बर्ड अभी लंबा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सौ को बडिंग शुरू हो चुकी है, कलियां लगी हुई हैं जो कि करीब 10 या 15 दिन के अंदर खिल जाएंगी। इनके ऊपर मैंने कोई भी केमिकली खाद यूज़ नहीं की, सिर्फ वही यूज़ किया जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ इस वीडियो में। अब वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है और जो पौधे हमने ट्रांसप्लांट ही नहीं किए थे, मतलब जिस पॉट के अंदर हमने सीडलिंग की थी, उस पॉट का हाल देखते हैं। कितने सारे इसके अंदर पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ इनकी नहीं बढ़ पाई क्योंकि सिंगल पौधे को 6 से 7 इंच के या 10 इंच के गमले के अंदर लगाया जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये 5 इंच का गमला और इसके अंदर आई थिंक 20 से ज़्यादा पौधे होंगे, जिनमें से ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए क्योंकि रूट बाउंड होना शुरू हो जाती हैं। नीचे आप देख सकते हैं किस तरह एक जाल सा गमले से बाहर निकल रहा है जड़ों का, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जगह बहुत कम है। ये देखिए एक को फूल खिल भी चुका है जो कि बहुत ही छोटे साइज़ का है। जितनी स्पेस देंगे उसी हिसाब से पौधे की ग्रोथ होगी और उसी हिसाब से फूलों की ग्रोथ भी होती है और फूलों का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। बहुत से पौधों को बडिंग शुरू हो चुकी है, कलियां लगी हुई हैं, इवन छोटे से गमले के अंदर इतने सारे पौधे हैं। ये फूल भी खिलेंगे लेकिन इनका साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि पॉपी की सीडलिंग हमने किस तरह करनी है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, लेकिन इसको फ्लावरिंग हो रही थी तो सोचा आपको एंड पर भी रिजल्ट दिखा दिया जाए। पॉपी के और भी फूल खिल गए हैं, इनका कलर भी काफ़ी खूबसूरत है देखने पर। और ये रेड वाले देखिए किस तरह शाइन कर रहे हैं, देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये बहुत नाजुक होते हैं। ये 2 दिन तक इसका फूल खिल सकता है या मैक्सिमम 3 दिन, उसके बाद इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। बहुत नाजुक पत्तियां होती हैं इसकी। जब फूल खिल जाता है और उसके बाद में इसका बड बन जाता है इस तरह का, मे भी इसके अंदर जब ये पक जाए तो सीड भी बनना शुरू हो जाएं, तो यहीं से हम सीड्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले साल के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। अभी बहुत से पौधों को फ्लावरिंग होना अभी बाकी है। ये देखिए कितने सारे एक पौधे को बड लगे हुए हैं जो बहुत जल्द फ्यूचर में खिलने भी वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके या 2-2 करके फूल खिलते ही रहते हैं रोज़। और जो छोटे गमले के अंदर हमने लगाए हुए थे, ये देखिए फूल तो इनके भी खिल रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे साइज़ के खिल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस हमने नहीं दी थी इनको। ये वाइट वाला काफ़ी खूबसूरत है, इसको बड़े गमले के अंदर लगाया होता तो इसका फूल का साइज़ भी बड़ा होता।